नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये आज मदर्स डे है, तो शी इज अ मदर एंड इनकी जो कहानी है, जो इनके जीवन है, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो हम सभी जो है हमेशा इनसे सीखते रहते हैं। इसलिए हम लोग स्वागत करेंगे आज हमारे साथ कुसुमलता जी का। कैसी हैं? अच्छा, और बताइए कैसा अभी यहाँ पे बैठे कैसा लग रहा है? मुझे लगता है पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं आप। मेरी तरफ देखिए। पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं। अच्छा, पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं। अच्छा, तो बताइए कुछ अपने बारे में आप। क्या बताऊं, पूछो। जो भी आपको आपके मन में हो बताइए। जो भी आपके मन में। अपने जीवन से या कहीं से, बचपन से? एक नॉर्मल चर्चा है, कोई स्पेशल नहीं है। जो आपके मन। अच्छा, बचपन तो मेरा, मैं राजस्थान में पैदा हुई। अच्छा जी, राजस्थान में पैदा हुई। अच्छा, तो बचपन तो मेरा राजस्थान में बीता। मतलब कौन से शहर में? अब शहर लक्ष्मी नगर था। लक्ष्मी नगर। अच्छा। हाँ, फिर 4-5 साल के हुए तो फिर चाचा जी गए हमारे। अच्छा। पापा ने उनके साथ गांव भेज दिया, जाओ। अच्छा। फिर गांव में नहीं। अच्छा, फिर मैंने आपसे बात करी थी बहुत पहले, मुझे याद है आपने कहा था कि गांव में आपके घर में वो आते थे, काजू आते थे भर भर के, बादाम आते थे और मिठाई आती थी और इतने पैसे आते थे कि पोस्टमैन बहुत खुशी खुशी आता था पैसे देने के लिए। फिर भी आप लोग बहुत गरीब। उसके बारे में बताइए जरा। नहीं, ऐसा था ना, मेरे पापा जो है मतलब जैसे लोग आ जाते हैं महीने में 2 महीने में, ऐसे नहीं आते थे। अच्छा। 3 साल में आते थे एक बार। अरे बाप। अच्छा। घर 3 साल में एक बार आते थे, नौकरी की वजह से। हाँ। अच्छा। जवाबदारी समझ लो, नौकरी समझ लो, जो भी समझ लो। पर ये था कि जब आते थे तो हम 9-10 आदमी जाते थे सामान लेने। अच्छा। मतलब एकदम 3 साल का सामान ले आते। उसमें ये था कि पहले ही 1 महीने से पहले ही पूछते थे हमें, तुम कौन सी मिठाई खाओगे, क्या खाओगे। मतलब सब अपनी अपनी वो मुझे लिख के दे। वो 3 साल का जो उनको होता है ना प्रेम है, वो इतने दिन से बच्चों से दूर है इसलिए। तो वो सब बचपन वाली वो कहानी बताई जिसमें आपने एक आपके गाय का बछड़ा लेने के लिए एक बाघ आ गया था, फिर आपने बाघ ने उसकी गर्दन पकड़ी, आपने पैर पकड़ लिए। वो तो काफी बड़े हो गए थे ना तब। अच्छा। हो गए थे मैं 14-15 साल। 14-15 साल। फिर चले गए गाय बच्चियां तो गांव में चराते ही। अच्छा, ये उत्तराखंड में है। वापस आए थे उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड में तो फिर मैं गई तो वहाँ देखा मैंने तो शोर हो रहा है। मैंने कहा शोर किस बात का हो रहा है? तो फिर मैंने कहा मैं देखूं मेरे कहीं गाय बच्चियों पे तो नहीं चला गया हो। तो देखा मैंने तो उसने मेरा बछड़ा पकड़ा हुआ। अच्छा। तो क्या हुआ था कि उसने पहले ना किसी का बकरा पकड़ा था। अच्छा। अब उन्होंने उससे वो छुड़ा लिया था। अब उसको लग गया कि भाई मेरे हाथ से तो शिकार चला गया। और वो एकदम मेरी उस पे झपट गया। अब सब लोग तो, सबको पता चल गया भाई बाघ होगा, वो तो भागने लग गए। अब मैंने कहा भैया मैं तो वहां देखती हूँ अपने, उनको आया देखा मैंने तो वो कभी सिर पकड़ रहा है तो कभी पूंछ पकड़ रहा है, कभी बछड़े का। और मेरे हाथ में जो आ रहे पत्थर आ रहे, कंकड़ आ रहे, मैं फेंक रही हूँ उसके ऊपर। अब इधर से सारे गांव वाले चिल्ला रहे हैं भाग जा भाग जा भाग जा। है, मैंने कहा भैया कहाँ भागू, बछड़ा तो मेरा वो है। फिर जाके उसने एकदम छोड़ा। अच्छा। और वो मेरे तरफ आ गया। अरे बाप रे। मतलब बछड़ा है मेरे। अच्छा, बछड़ा। फिर वो सारे, उनको पता नहीं क्या हुआ, वो उसकी तरफ भागने लगे। अच्छा। बाघ की तरफ अच्छा, जनता जो थी वो। नहीं जनता नहीं, मेरे गाय बच्चियां। अच्छा। उनको पता नहीं बाघ का क्या लगा। कंफ्यूज हो गए। वो उसकी तरफ भागने लगे। मैंने कहा अभी तो एक ही पकड़ा, अब सारों को पकड़ेगा। फिर भागी मैं उनके पीछे, फिर लाई इधर। तो न मैंने घास छोड़ा, न मैंने गाय बच्ची छोड़ी, और सारा साथ में। अब घर आके फिर मेरी माँ ने और गालियां दी, तो तुझे खा जाता फिर क्या होता। ये जुझारूपन है, किसी भी चीज को, अपनी चीज पर गिव अप नहीं करने वाली बात। आप अपनी चीज पर गिव अप। आपके गांव का क्या नाम है? मेरे गांव अशोक सिंह था, डुंक। अच्छा, डुंक में, और ये सतपुली के पास है। जो कि उसमें आता है, पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो अभी आपकी
एक उत्तराखंड के नॉर्मल से गांव का क्या जिंदगी होती है, बताइए कैसे रहते हैं लोग? अब तो बहुत ठीक रह रहे हैं, पर पहले तो वही था कि अपना खेती बाड़ी करो, अपने काम धंधे पे बिजी रहो। और वो बताना जो आप लोग ना ऐसे चल चल के 3 पहाड़ पार करके लकड़ी ले आते थे, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर। ससुराल आके। अच्छा, ससुराल आके। अच्छा, मतलब मायके में जिंदगी अच्छी चल रही थी? मतलब मायके में इतनी वो नहीं थी ना। अच्छा। तो लकड़ियों की दिक्कत तो फिर ससुराल में थी। अच्छा, मायके में लकड़ियों की दिक्कत नहीं? वहाँ तो जंगल ही जंगल था। और पानी की भी दिक्कत मायके में नहीं थी? अच्छा, तो मतलब पिताजी ने गलत जगह शादी कर दी। अब पिताजी ने क्या, वो तो पिताजी को तो पता भी नहीं चलता था गाँव, तब तक तो रिश्ता करवा देते थे। अच्छा, कोई चाचा, कोई मामा, कोई। अच्छा जी, अच्छा। तो ये फिर अच्छा, गांव के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, और अपने कुछ अपनी मम्मी के बारे में बताइए। आपकी मम्मी कैसी? मम्मी मेरी अच्छी थी लेडीज, क्योंकि पापा तो 3-3 साल में आते थे लगाओ, घर में भी देखती थी सारा कुछ। अच्छा। पर हम उतना अपने पापा से नहीं डरते थे जितना मम्मी से डरते थे। हाँ। पर आज भी यही है, लड़के बच्चे अपनी मम्मी से ज्यादा डरते हैं पापा की तुलना में। नहीं, कहीं तो डरते हैं। अच्छा। हम पापा के पास ऐसे रहते थे जैसे लोग अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा। पर आपको नहीं लगता एक तरह से चीटिंग आपकी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी से लगातार हो तो मम्मी डांटती भी है। वो अब 3 साल बाद कोई बंदा अचानक से आता है, ज्यादा प्रिय हो गया। अब उस टाइम तो उतनी वो होती है ना समझ कि भाई जो आदमी डांटता नहीं है वो ठीक है। फिर आपकी शादी हो गई और आप आगे मथुर, आपका गांव है मथुर, रिंगवाड़ी में। रिंगवाड़ी आपका क्या है? चवनकोट है वो? चवनकोट। उसके बारे में बताइए, अपने ससुराल के बारे में। ससुराल भी वैसे ठीक था, लेकिन पानी की तो बड़ी समस्या थी पहले से। अभी भी है वो तो अभी भी है। अब तो फिर भी ठीक है। पहले बहुत ज्यादा समस्या थी। कोई यहाँ तोड़ रहा नल, तो कोई और आगे जाके तोड़ दे रहा, कोई और आगे जाके तोड़ दे रहा। नल मतलब जो पहाड़ में ऊपर पानी आता है जो है, उसको पाइप से गांव में आता है। हाँ, तो पाइप ही तोड़ देते थे। अच्छा जी। अच्छा, इतनी वो चलती थी, मतलब कोई भी कहीं भी तोड़ लेता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। तो अब तो खैर ये हो गया कि 2 बर्तन तो तुम्हें मिलेंगे। नियम बन गया है। उत्तराखंड में पानी की समस्या बहुत ज्यादा सीरियस है, विशेष रूप से पौड़ी गढ़वाल की तरफ। बार सरकार की तरफ से प्रयत्न होते हैं, कितने ही प्रोजेक्ट आ गए लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब वो भी 2 बर्तन तब से मिलेंगे जब से हमारे जेठ जी आए हैं रिटायर। अच्छा। उन्होंने नियम बनाए कि 2 बर्तन हर परिवार को मिलेंगे। नहीं तो लोग क्या करते थे, अपना दूध पीते बच्चे को वहां बैठा लेते थे, 10 बर्तन रख देते थे। जब तक उसके 10 बर्तन नहीं भरेंगे तब तक तुम 1 बर्तन नहीं भर सकते। अच्छा। जब वो भर जाएंगे तब तुम भर सकते हो। पर पहले वो हैंड पंप भी नहीं था, सरकारी नल कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अच्छा, सरकारी नल भी। या तो फिर नीचे जाओ, वहाँ रगड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ जाओ। फिर वहां से लाते थे हम 2-2 टीन। और वो मतलब ये हुआ कि जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं, जो लोग बहुत हीरो बनते हैं पहाड़ चढ़ के, ये मान के चलिए कि पानी के 2 बर्तन सर पे रख के आप पहाड़ चढ़े। लकड़ी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे आप लोग? बहुत दूर। बहुत दूर जाते थे पैदल, और सुबह निकल जाते थे 5 बजे। अच्छा। फिर आते थे शाम को 4-5 बजे। अच्छा। एक बार इंदिरा गांधी सुना है मैंने, आई थी वहां पे उत्तराखंड में, तो सबने उनको बोला बहुत गरीब है उत्तराखंड के लोग, बहुत गरीब है। वो तो पहले की बात है। अब इंदिरा गांधी आई, लोग सारे गहने पहन के चले गए। चलो जी इंदिरा गांधी। वो जो गुलबंद होता है, गुलबंद, कान के ये ऊपर के सब पहन के कि इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी ने देखा यहाँ तो लेडीज भरी हुई हैं सोने से, उसने कहा उत्तराखंड कहाँ से गरीब हो गया है। तो लेडीज लदी हुई सोने से। उसका कारण है उस टाइम वहाँ चोरी चकारी नहीं थी ना। अच्छा। छीना झपटी नहीं थी। गहने तो यहाँ क्या कम है लोगों के पास, अब पहनते नहीं। पर मुझे एक और बात बताइए, उत्तराखंड के लोगों के अंदर जो एक भारत में एक बहुत बड़ा दार्शनिक आया था मुसलमानों का, उसका नाम था अल-बरूनी। उसने लिखा था भारतीय लोग इसलिए अच्छे हैं, शरीफ हैं, क्योंकि उनको उनका धर्म ऐसे बना के रखता है। वो इसलिए नहीं शरीफ है कि उनके भगवान से डरते हैं, वो अपने आप ही शरीफ है। ऐसे लोग मैंने अभी उत्तराखंड में ही देखे हैं कि ऐसे लोग कुछ अभी बचे हैं उत्तराखंड में। जैसे कि मुझे याद है एक बार मैंने एक पुलिस वाले ने मुझे अपनी गाड़ी हटाने को कहा, जैसे कि हमारे यहाँ होता है पुलिस वाला कुछ कह रहा है, आप उसको पैसा दो वो चला जाएगा। हाँ, कोटद्वार में। तो मैंने उसको कुछ पैसे देने को कहता है, खाने कमाने का बहुत है भाई साहब, मुझे जरूरत नहीं पैसों की। तो उसकी उत्तराखंड के लोगों की ईमानदारी के बारे में बताइए आप जरा, कैसे हैं, किस तरह के ईमानदार लोग हैं वहाँ पे?
वहाँ खैर अब तो सीख सीख के हो गए वो भी बेईमान। तो पहले ईमानदारी थे। अच्छा अच्छा। इतना नहीं था, किसी के अगर गहने मिल गए छूटे हुए हैं वो तो सब दे देते, भाई लो तुम्हारे छूटे हुए थे, ये तुम्हारे हैं या किसके हैं। ईमानदार तो है, अभी भी है। खैर वैसी बात नहीं। एक बार आपके बेटे के बारे में, आपके बेटे भी आए थे मेरे शो पे, पंकज रावत, तो उन्होंने कहानी बताई थी कि बचपन में अचानक से वो बड़े लकी हो गए थे। उसके बारे में बताइए। नहीं, हाँ वही कि वो उसको ना थोड़ा बच्चों के साथ आदत पड़ गई थी कि मैं, अब बच्चे चोरी करके पैसे ले जाते हुए, हाँ, उसने सोचा मैं भी ले जाऊं भाई। हाँ, या तो बच्चों के माँ बाप दे देते या लापरवाही जो भी समझो, लेकिन हम देते नहीं थे ऐसे। मैं जो चीज लानी हो मुझे बताना, मैं ला के दूंगी। तो अब उसको लगा उसने भाई मेरे पास भी पैसे रहेंगे। तो उसकी बुआ आई, उसने उससे पर्स निकाला और चल दिए। अच्छा। तो ये बहनें दोनों छोटी थी, वो भी छोटा था, तो इनके साथ गया और दादा को बोला, दादाजी इसको पैसे मिल गए। तो अच्छा, बहनों ने दादाजी को बताया। अब दादाजी बोल रहे हैं, मैं आई जैसे खेत से, दादाजी ने बोला इसके नाम से लॉटरी खोल दो, लॉटरी। मैंने कहा कैसे लॉटरी? कह रहे इसको पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ पैसे मिल रहे हैं इसको, मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई मुझे तो एक पैसा नहीं मिला है? इसको कहाँ से पैसे मिल गए हैं? तो मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा था कि ये कुछ कर रहा है शायद है। फिर तो मैंने जो डंडा उठाया मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कहाँ लगाया, कैसे लगाया। अब दादाजी बोलने लगे मारोगे इसको, इसकी लाश कर दोगे, मेरे घर मर जाएगा तो मैं खुद जेल चली जाऊंगी। मैंने मारा अपना लड़का, लेकिन चोर नहीं चाहिए मुझे। क्या बात है। इनके जो बेटे हैं अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर उस दिन पिटाई नहीं होती तो क्या पता कुछ और बन जाए। तो फिर दादाजी फिर चुप हो गए। मैंने कहा अगर तुम आओगे एक हाथ तुम पे लग जाएगी तो ये मत बोलना बहू ने मुझे मारा। ये इनकी बातचीत ससुर से हो रही है। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा, आप बताऊंगा उत्तराखंड के बारे में, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में खेत के काम महिलाएं करती है सारे। उत्तर प्रदेश वाला हाल नहीं कि पुरुष जाएंगे काम करेंगे। उत्तराखंड में खेत का क्यों? हाँ सारा काम हाँ। अच्छा। वो लेना देना, कहीं कोई चीज बहू बेटियों को कुछ लेना देना हो, गहने हो, शॉपिंग सब लेडीज है। तो मतलब आप लोगों के यहाँ पे महिलाओं का सचमुच में राज है। अब राज बोल लो चाहे वो बेलदारी बोल लो। एक तरह से काम है वो तो करना ही है, क्या करें। हाँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आप वहां से फिर आपके पति की जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद आप सीधे बच्चों को लेके आ गए नोएडा में, या सॉरी दिल्ली में। तो दिल्ली में कैसा रहा, कितनी मुश्किलों का सामना, कैसे बच्चों को पढ़ाया आपने? वही था कि बच्चे भी ठीक थे, समझदार से थे, मतलब ऐसे ही इतनी ज्यादा वो तो नहीं आई। पर वही है कि थोड़ा एडमिशन करवाना, गांव से आके एडमिशन करवाना, वो थोड़ा दिक्कत तो थी शुरुआत में। हाँ शुरुआत में। पर मैंने एक और चीज बहुत अच्छी देखी आपके अंदर, जितने लोगों ने आपका साथ दिया था शुरुआत में जब आए थे, उन सबको लेके एक अजीब सा आपके अंदर रिस्पेक्ट है। वो कई लोग नहीं होते कि इस्तेमाल के आगे बढ़ गया और भूल गया पीछे वालों को। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने आपके बच्चों का एडमिशन करवाने में हेल्प करी थी, आपके जो रिश्तेदार थे, बाद में आपने उनकी भी उतनी ही हेल्प करने की कोशिश की जितना उन्होंने आपकी की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये बहुत ही इसीलिए आपसे इतने इम्प्रेस रहते हैं लोग। आप अपने आप में एक मिसाल है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आपने नया ऑफिस भी ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइए। दिल्ली में आके हाँ मैंने पहले नया ऑफिस ज्वाइन करा तो वहाँ लेडीज से तो कोई थी, मैं पहली लेडीज थी। अच्छा जी। तो मुझे पूछा जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई कि वहाँ लेडीज तो कोई नहीं है, सब जेंट्स है। तो आपको ठीक लगेगा तो बताना और ठीक नहीं लगेगा तो भी बताना। अच्छा। मैं आपको मतलब इधर दूसरी जगह। हाँ तो मैंने बोला, मैंने कहा देखो आप भेज रहे हो तो मेरी भलाई के लिए भेज रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, जहाँ भेज दिया आपने ठीक है। तो जहाँ मैं लगी थी वहीं से मैं रिटायर हुई। अच्छा, उसी ऑफिस में? वहीं से मतलब थोड़ा आगे जाके नया ऑफिस बनवाया हम लोगों ने। पर लोधी रोड में ही थी, लोधी रोड से ही रिटायर हुई। अच्छा। लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ से ट्रांसफर होते रहे।
पर मैं वहीं की वहीं रही। पर उसमें ये भी मैंने देखा है कि आप बिजली विभाग में थी। हाँ, बिजली विभाग। मैं आपके रिटायरमेंट वाली जो कुछ फोटोज वगैरह देख रहा था, मतलब एक भाषण भी दिया था कुछ लोगों ने, बहुत ऐसा लग रहा था कि लोग इमोशनल हो जाएंगे। नहीं ऐसा था मेरा। अब चाहे मेरी आदत समझ लो, चाहे जो भी समझ लो, मैंने ऑफिस को कभी ऑफिस नहीं समझा। अच्छा। मैंने ऑफिस को हमेशा ऐसे समझा ये मेरा घर है, क्योंकि वहीं से घर चलता था। तो मैंने ऑफिस की तरह काम नहीं करा, मतलब कि ये करो वो करो। एक बार तो क्या हुआ, शाम का टाइम था, जब पूरा गवर्नमेंट था, बाकी तो बाद में तो प्राइवेट हो गया था ना, लेकिन जब गवर्नमेंट का ही था पूरा, तो मैं जब 5 बज जाते थे उसके बाद निकलती थी ऑफिस से बाहर। अच्छा। चाहे सारे लोग चले जाते थे। अच्छा। पर मैं बैठी रही। मैंने कहा भैया जब तक 5 बजेंगे नहीं जाना, अपनी ड्यूटी के हिसाब से। तो एक दिन आ गया कोई पीवी हॉस्टल का आदमी। अच्छा। उस टाइम तो मोबाइल किसी के पास हुआ करते थे। तो अधिकारी उसने मुझे कहा कि आपके वो कहाँ है, अफसर कहाँ है। मैंने कहा आप काम बताओ, अफसर से आपका क्या लेना देना, आप काम बताओ अपना है। तो वो कह रहा कि नहीं मिस्त्री कहाँ है, फलाना कहाँ है, अलाना कहाँ है। मैंने कहा मैंने आपको बोल दिया काम बताओ, तो आप पूरे सवाल पे सवाल पूछ रहे हो। तो उसने ऊपर फोन में ला दिया हमारे हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस फोन में लाया तो जो मेरे बॉस थे वो वही गए हुए थे। अच्छा। हेड ऑफिस में। अच्छा। तो मैं सुन रही उसके मोबाइल पे कि गर्ग देख ले तेरे ऑफिस में कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं नहीं मान सकता, वहाँ मैडम बैठी होगी, बाकी चले गए होंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई लेडीज बैठी है, तो उसने कहा लेडीज तो बैठी है। तो उन्होंने कहा तो ऐसा करो मोबाइल मैडम को दे दो। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा मुझे मैम इनसे पेपर ले लो और इनको बोलो जाओ। तो मैंने कहा सर मैंने तो पहले ही बोल दिया था इनको कि पेपर मुझे दे दो, आपका काम क्या है, आप काम बताओ। तो मैंने कहा ये पूछ रहे तुम्हारे सर कहाँ है, तुम्हारे मिस्त्री कहाँ है, तुम्हारे फलाना कहाँ है। तो कह रहे हाँ मुझे आप पे भरोसा था, आपने बिल्कुल पूछा होगा। कह रहे अब इसको दे दो। फिर उन्होंने उसको जो डाटा, अच्छा। तूने इस पेपर में कुछ लगे है सोना चांदी जो आधे ये मैडम खा देगी, इनको दे दो और आप जाओ। फिर आए सर मेरे, कह रहे हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा था, सब चले गए होंगे लेकिन आप बैठे होंगे। क्या तो आप जो बच्चे थे, आप जैसे सुबह निकल जाते थे, आप शाम को आते थे। हाँ। जब आप पहले तो आप वहीं रहते थे, लोधी रोड में रहते थे, फिर आप मूव हो गए इंदिरापुरम में। फिर इंदिरापुरम से जाने में टाइम लगता था, तो आप सुबह सुबह निकल जाते थे। हाँ, अपने बच्चों के बारे में बताइए थोड़ा सा। बच्चों के बारे में 2 बेटी थी, 1 बेटा। अच्छा। बेटियां सुबह चली जाती थी। अच्छा। बेटा दोपहर में जाता था स्कूल। फिर तो ये है कि ये दोनों आके अपने लिए खाना वाना बनाती थी। अच्छा। और बाद में जब ये भी उधर उधर जाने लग गई तो मैं दोपहर का भी बना के आ जाती थी। अच्छा। सुबह ही मतलब दोपहर तक के लिए ये गरम करना, ऐसे ऐसे करना, फिर खाना। अच्छा। खाते। तो अभी रिटायरमेंट लाइफ कैसे चल रही है आपकी? मस्त चल रही है। अब रिटायरमेंट से बड़ी रिटायरमेंट अब जवाबदारी हो रही है। अच्छा, कैसी जिम्मेदारी? अब एक पोता हो रखा छोटा। अच्छा जी। तो उसके पीछे भागते रहो और क्या। अच्छा। तो आपके बेटे क्या की शादी हो गई, उसका एक पोता हो गया। तो अच्छा एक और बात, मुझे जैसे होता है मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, तो मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप जॉब करती थी, और अब जब आप रिटायर्ड है। जब जॉब करती थी आप तो थोड़ा सा जो भगवान और भक्ति थोड़े कम थे, लेकिन जब से आपने रिटायर हुआ तब से भक्ति थोड़ी बढ़ गई है, उसके बारे में बताइए। हाँ बड़ी भक्ति नहीं बीच में बढ़ गई थी, अब ये पोता आ गया तो हो गया, चला कम हो गया। बीच में बढ़ गई थी, फ्री थी मैं। अच्छा। बीच में फ्री थी तो फिर क्या करती, तो मैंने कहा चलो भाई उसको कर लो, है ना। अब जब से वो आ गया तब से तो मैं धूप भी नहीं बाल पाती। नहीं, एक बार आप भजन गा रहे थे, मैंने मेरी जो पत्नी, मैंने उनको बोला कि लग रहा है मम्मी जो है बिल्कुल भक्त हो गई है, प्योर। तब फ्री थी। हाँ। तो मैंने कहा फ्री हूँ तो क्या करूँ, कुछ कर लूँ। अच्छा, एक और भी चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि उत्तराखंड क्या हुआ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में मुझे केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसने, जैसे मैं पहले जब मैं 40-45 हजार रुपए कमाता था, अब मैं
कमाता हूँ, तो आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसने दोनों में कोई अंतर नहीं किया। 40,000 वाले की भी उतनी इज्जत थी और अभी भी उतनी इज्जत है। तो वो तो भाई ऐसा है कि पैसा तो एक वो होता है, कभी आता कभी नहीं आता, वो इंसान तो वही रहता है ना। तो बाकी लोग तो बदल गए, दुनिया बदले उसका हमें क्या करना है। इतने लोग बदल गए, मैं वो क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बदलते हुए जीवन में केवल आप ही ऐसे हो जो कांस्टेंट रहा है। नहीं, मैं नहीं बदल रही, बाकी बदल गए। नहीं देखो, मैं तो जब बचपन में थी, जब मैं कह रही हूँ मेरे पापा बड़े बड़े टीन भर के मिठाई लाते थे, जब भी वैसी थी है। और जब एक डिब्बा भी नहीं आता था, जब भी वैसी थी है। और अब खैर अब तो ईश्वर की दया से सब कुछ है, बेटियां अपने घर में खा पी रही है, सब है। आप एक सिंगल मदर थी जिन्होंने 3 बच्चों को पाला, उन तीनों बच्चों को सक्सेसफुल किया। जो सफलता की जो परिभाषा है समाज में, उससे ऊपर ले गए अपने तीनों बच्चों को। माओ के लिए सलाह क्या है आपके पास? और अच्छा, माओ के लिए सलाह मेरी ये है कि बाकी काम बच्चे घर देखते देखते अपना शरीर भी देखे, है ना। तो माएँ क्या होती है अपनी जिंदगी में, अपने आप को घसीटते घसीटते, दूसरों को देखते देखते अपनी जिंदगी को बिल्कुल नहीं देखती, मतलब आगे जाके मेरा वो क्या होगा। अपने हेल्थ पे ध्यान, तो थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे भी ध्यान दिया करें। अच्छा, बहुत ज्यादा ही मतलब नरक ना मचा दें। हाँ, जिसको वही जिससे हो सकता है, तो ज्यादा नहीं तो झाड़ू पोछा वाले तो रख ही सकते हैं। सबको मैं अभी भी बोलती हूँ और पहले भी बोलती थी, बच्चे की गलती पे कभी पर्दा मत डालो। जो माँ बच्चे की गलती को छुपाती है, आगे जाके बच्चा और बिगड़ जाता है। और जो काम तुम ये सोचते हो कि भाई अभी रुक जा, तेरे पापा आएंगे, तेरे पापा को बताऊंगी। अच्छा, तो क्या पापा क्या करेगा जो तुम नहीं कर सकती? है। अब पापा जब बच्चा भूल भाल जाएगा कि मैंने क्या करा था, तब मारेगा पापा। है कि जब उसको याद है उसी टाइम डांटो, भाई क्या करा था, क्या नहीं करा था, क्या गलत है, क्या नहीं। और जो मम्मियाँ बच्चों को पीटती हैं, पीटना जरूरी है, मजा आएगा, सही होना चाहिए ना पिटाई। नहीं देखो, गलती पे ना, ऐसे थोड़ी कि तुम अपना गुस्सा उस पे निकाल दो। गलती पे ही सही ना, पीटना क्या मतलब इस तरीके से नहीं कि भाई तो ये गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी नहीं है, आपको लगता है जो सास ससुर से लड़ाई हो गई तो बच्चे को पीटती है गुस्से में? नहीं, वो तो बहुत बुरा लगता है। वो तो मुझे भी बुरा लगता है कि तुम जिसके साथ लड़ाई हो रही उसी से लड़ो। है? तुम उसका गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रहे हो? उसका गुस्सा तो बच्चे पे नहीं उतारना चाहिए। पर एक मुझे आपकी बहुत अच्छी चीज है जो आप कहते हो, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। कुछ लोगों को मना करना ही पड़ेगा, भाई नहीं हो सकता। हर किसी को तो खुश नहीं रख सकता। तो वही बात है कि भाई अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आप ये भी कह रहे हो कि माएँ मना करना सीखें, भाई नहीं हो पाएगा, ये इतना हो सकता है, इसमें सेहत खराब होगी, नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, जो आपके जो ससुर जी थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो लड़ने गए थे तो उसके बारे में कभी डिस्कस किया था उन्होंने आपसे? क्या होता था, कैसे लड़ते थे? बाय द वे, इनके जो ससुर जी हैं मैम के, उन्होंने जो ब्रिटेन अमेरिका है इन सबको उन्होंने बचाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अगर भारतीयों की बात करें, लगभग 1.5 लाख भारतीय मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इनके जो ससुर जी थे वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे भारत की तरफ से। ठीक है, उन्होंने कुछ बताया था क्या क्या होता था, कैसे कैसे करते थे वो? नहीं, इतना तो हमें कुछ भी बताया नहीं ससुर जी ने। अच्छा, डिटेल में ज्यादा चर्चा नहीं करी उन्होंने। उस टाइम ससुर के साथ कौन इतनी बातें करता था? कौन बहू के साथ बैठ के इतनी बातें करता था? अच्छा, ये भी भूल गया था। एक पर्दा था ससुर का। तो आजकल की वो केजरीवाल भी फेल है, केजरीवाल तो कम है। पहले के सास ससुर ऐसे लगते थे भैया, एक पूरी मिनिस्ट्री है। वैसे केजरीवाल जी जब नए नए आए थे तो मुझे याद है आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, माता जी ने समर्थन किया था। वो बात और है, केजरीवाल बाकियों की तरह इनकी नजरों से भी गिर गए, पर शुरू में जब वो आए थे इन्होंने उनका भरपूर समर्थन किया। मैंने सोचा भैया करेगा ये, कुछ भला करेगा देश का, क्या पता था ये झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू। नहीं, मैंने उसके अंदर की आंटी को तभी देख लिया, जो पहली बार मेरी आंटी है, ये नहीं कर पाएंगी। अच्छा, मुझे अपने पति के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे जहां तक मैंने सुना है वो शायद आर्मी इंटेलिजेंस में थे, शायद जाफना भी गए थे श्रीलंका लड़ने के लिए। श्रीलंका गए थे। एक बार डिटेल में बताइए, कैसा था वो, किस तरह से होता था?
नहीं क्या अचानक वो हुआ तो सब लोगों ने भैया वहाँ तो शांति उसके लिए जाना ही पड़ेगा आर्मी वालों को। अच्छा, तो राजीव गांधी ने भेजा? हाँ, तो फिर चले गए। तो फिर सभी गांव में चर्चा चलती थी, कोई बोलते थे भैया वहां से तो कोई आ नहीं रहा है, कोई ये नहीं, ये चिट्ठिया में जो आ रही है वो कोई भेज रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। अच्छा। तो ऐसा तो खैर कुछ नहीं था, सब ठीक था। तो पर जाफना में ये हुआ भी था थोड़ा सा, जाफना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। हाँ, इंडियन आर्मी संभल नहीं पाई थी, बहुत बुरा हाल हो। पर मुझे ऐसा लगा, कुछ उनकी पुराने उनकी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ मेडल्स उनके पड़े हुए, देख के ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता शायद आर्मी इंटेलिजेंस में थे, मुझे ऐसा लगता। नहीं। अच्छा अच्छा, होंगे तो बताएंगे। ना ना ना, वो डॉक्टर के पास है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर के पास, ठीक है। जैसे डॉक्टर जाते हैं ना, आर्मी वालों के साथ डॉक्टर भी जाते हैं, तो वो ऐसे ही उसका काम करते हैं। और ये जो उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें उसके बारे में बताइए, क्या कुछ याद है आपको? उत्तराखंड आंदोलन क्या पार्टिसिपेशन था आप लोगों का? उत्तराखंड आंदोलन में हम भी जाते थे। अच्छा, उत्तराखंड आंदोलन मतलब कि उत्तर प्रदेश से अलग करो। हाँ, गए थे हम लोग कई दिन बच्चों को लेकर। अच्छा, बच्चों को भी लेके थे? अब बच्चे कहाँ छोड़ते थे। वो उसकी वजह से था शायद, जो आपके जेठ जी थे जो वो बन गए थे, क्या कहते हैं उसे, ब्लॉक प्रमुख बन, वो ले गए थे या कैसे हुआ था? वो तो ऐसे ही था, मतलब कि चलो चलो भाई सबने चलना है ये वो। अच्छा, तो अपनी मर्जी से गए थे? नहीं बोलते थे गांव के। हाँ, तो चलते थे सबके सब लेडीज, मेरी जेठानी राजनगर ताई, वो सब जाते थे। अच्छा, उत्तराखंड अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था 2004 में, उत्तराखंड बना था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड में पूरी बिजली बनती थी, पर वो उत्तर प्रदेश वालों को मिल जाती थी और उत्तराखंड वालों को नहीं मिल, वहां अंधेरा ही रहता था। तो अब उत्तराखंड अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े आराम से 23 से 24 घंटे बिजली रेगुलर रहती है उत्तराखंड के अंदर। ये बहुत अच्छी बात हुई। अदरवाइज मुझे एक और चीज याद है कि अमेठी जाता था, वहां मेरी बहन रहती है, उनके यहाँ आप ये मान के चलिए 1999 में 97 में 2000 में 24 आवर्स लाइट्स होती थी, 24 आवर, क्योंकि अमेठी में गांधी परिवार था, तो अमेठी की बिजली कभी नहीं कम होती थी, हमेशा रहती थी वहां। पर ये बहुत अच्छा है कि उत्तराखंड वालों ने अपने आप को अलग किया और उनकी ग्रोथ है। उत्तराखंड में जो ये पलायन हो रहा है, जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उस पे आपके क्या विचार है? पलायन तो इसी वजह से हो रहा है ना, ये तो वहाँ रोजगार का इतना वो। अच्छा, अब वैकेंसी आ रही है, अब फिर कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गए, वो फिर रद्द हो जा रहा है। अच्छा, बच्चे बेरोजगार, स्कूलों की वही हालत हो रही है, तो इसलिए लोग शहर में पलायन कर रहे हैं। पूरे देश में पलायन हो रखा है। उत्तराखंड आपको पंजाब में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, नोएडा में मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उत्तराखंड हर जगह मिलेंगे, हर जगह। और ये वो लोग हैं उत्तराखंड के लोग जिनको गुरु नानक देव ने नहीं कहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको उन्होंने कहा था बसे रहो, जो हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के लोग। अगर उत्तर प्रदेश आते गुरु नानक देव कहते बसे रहो, कहीं मत भी करो भाई, हर जगह आग लगा दोगे तुम। दूसरे उत्तराखंड के लोग जिनको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फैल जाओ हर जगह, जहां जाओगे अच्छा ही बांटोगे, तो ऐसे होते हैं उत्तराखंड के लोग। तो ये हमारी माता जी भी हैं और जिस तरह से इन्होंने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, और मैं जेन्युइनली कहूंगा आप लोगों से कि मुझे इन पे गर्व है और हमेशा ही ऐसी रही है। एक जो बचपन में वो बाघ से भिड़ गई थी, तब से जुझारूपन ऐसा शुरू हुआ कि फिर वो गया नहीं जिंदगी में से उनके। आज भी जुझारू, आज भी लड़ती हैं, आज भी मेक श्योर करती हैं कि चीजें ट्रैक करें। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग हैं, बच्चे हैं, हम लोगों को अगर कोई चीज हमें पता होता है कि ये काम थोड़ा सा गलत है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ना हम जैसे नॉनवेज खाने की बात करते हैं, क्या होता है मंगलवार को नहीं खाना, तो अगर मुझे खाने का मन होगा तो सबसे सही जो व्यक्ति इनसे पूछा जा सकता है वो यही कि बोले हाँ कोई बात नहीं खा लो, इट्स ओके, ठीक है। तो बहुत ही लिबरल है अपने थॉट्स में और बहुत ही शानदार जिंदगी उन्होंने बिताई है और आगे भी ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारती रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे शो में बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, घंटी जरूर बजाएं। तो करना, परेशान हो गए। हमारे सब्सक्राइब 200 भी नहीं यार, सब्सक्राइबर्स प्लीज सब्सक्राइब फॉर अस। अगर आप हमारे वीडियोस पसंद करते हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।